हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं मैग्नेट ब्रेन्स की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कवि गिरिजा कुमार माथुर द्वारा रचित कविता 10वीं कक्षा की ही कविता छाया मत छूना, जिसमें आपने देखा, सुना, समझा और सबसे बड़ी बात बहुत अच्छे से आपने रिस्पॉन्स भी किया और अच्छे से बैठकर पढ़ी। ठीक है, कवि ने छाया मत छूना कविता के अंतर्गत क्या बताया था कि हमें विगत स्मृतियों को याद नहीं करना है। विगत स्मृतियां मीन्स बीती हुई यादों को हमें फिर से दोहराना नहीं है। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारा वर्तमान का जो दुख है वो और बढ़ जाता है। पहली पंक्ति थी ना, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। तो आज हम उसी कविता के प्रश्न उत्तर जो कि आपके पाठ्य पुस्तक के पीछे दिए रहते हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो प्रश्न उत्तरों की चर्चा करने के साथ ही मैं आपसे आग्रह कहना चाहूंगी कि अपनी बुक में देखिएगा और उत्तर देने से पहले प्रश्न को समझना बहुत आवश्यक होता है। जब हम प्रश्न को सही समझते हैं ना, अच्छे से समझ जाते हैं, तो उत्तर हम अपने आप कंस्ट्रक्ट कर पाते हैं, उत्तरों का निर्माण कर पाते हैं। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और उत्तर देने का प्रयास भी कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न पहले पर कि कवि ने क्या पूछा है, क्या कहने का प्रयास किया है। पहला प्रश्न, कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है। कठिन यथार्थ अर्थात वर्तमान, सच्चाई, वास्तविकता, जिससे हम अक्सर, हम मीन्स मैं मेरी और आपकी बात नहीं कर रही हूं, मनुष्य समाज। ठीक है सॉरी। तो कवि ने यथार्थ अर्थात वास्तविकता के पूजन की बात क्यों की है। पूजन अर्थात ये नहीं कि हम बस पूजा करने लग जाएं। पूजन अर्थात वास्तविकता में ही हमें जीना है, वास्तविकता का ही हमें सामना करना है। कल्पना से दूर और जो स्मृतियां हैं उनको नहीं छूना है। जो हो गया सो हो गया, जस्ट लीव इट। हमें वर्तमान पर फोकस्ड रहते हुए अपने वर्तमान को संजोना है, अच्छे से सच्चाई से उसका सामना करना है। कवि ने यथार्थ के पूजन की बात इसलिए की है क्योंकि यथार्थ ही जीवन की सच्चाई है, वास्तविकता। बीते समय की सुखद यादों में खोए रहने से वर्तमान का यथार्थ अच्छा नहीं बन सकता, क्योंकि समय चला जाता है, समय बर्बाद हो जाता है। ठीक है, वर्तमान में हमारे सामने जो भी परिस्थितियां हैं उन्हें ना स्वीकारना, उनसे पलायन करना कायरता के लक्षण है। पलायन मीन्स भागना, उनको स्वीकार ना करना भी मतलब अच्छी बात नहीं है, और दूसरा उनसे भागना कि मुझे इसका सामना नहीं करना, वो भी गलत है। ठीक है, ये कायरता के लक्षण है, भीरुता के लक्षण है। हमें कठिन यथार्थ का साहस से सामना करना चाहिए तथा उन पर विजय पाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इससे भविष्य को सुंदर और सुखमय बनाने का हौसला मिलता है। ऐसा समय नहीं है, ऐसा नहीं होता है कि हमें जो चाहिए वो मिले, जैसा हम चाहते हैं वैसा ही हो, ऐसा नहीं होता है। हर समय ऐसा नहीं होता है, अर्थात जो होता है उसके अकॉर्डिंग भी हमें अपने आप को ढालना पड़ता है। ठीक है, कभी कभी रिश्ते हमसे दूर चले जाते हैं। भगवान की रची हुई, परमात्मा की, या जिसको भी आप मानते हैं उसकी रची हुई ये सृष्टि है, और उसका जो विधि का विधान है वो उसके अकॉर्डिंग चलता है, हमारे अकॉर्डिंग नहीं। ठीक है, देखिए जैसे हो कितनी भी लंबी रात दिया बन जलते जाना रे, उसी राह पे राही चलते जाना रे। देखिए बेटा, जब पेड़ तो आप सबने देखा है, फल लगते हैं, फूल लगते हैं, लेकिन क्या वो फल और फूल पेड़ के काम आते हैं? नहीं ना। कभी पेड़ का साया पेड़ के काम ना आया, सेवा में सभी की उसने है जन्म बिताया, कोई कितने भी फल तोड़े उसे तो है फलते जाना रे, उसी राह पे राही चलते जाना रे। जो राह चुनी अर्थात जो लक्ष्य है, जो हमने सोच के रखा है, जो हमारे पापा मम्मी या पेरेंट्स या टीचर्स ने हमसे कहकर रखा है, उस रास्ते पर यदि हम जाएंगे परेशानियां आएंगी, रास्ते के रोड़े भी आते हैं, कहीं गड्ढे होंगे, कहीं बड़ी बड़ी चट्टानें रखी होंगी जो हमारे रास्ते का व्यवधान बन जाएंगी, बाधा बन जाएंगी, परंतु हमें उनको देखकर पीछे नहीं भागना है, सामना करना है, आराम से जाना है, आहिस्ता आहिस्ता उनको ओवरकम करते हुए भाई हम होंगे कामयाब एक दिन। बस अपने मन में आशा का दीपक जलाए रखना है, तभी जाकर
लिखा है ना कवि ने कि हमें साहस से उसका सामना करना है, उन पर विजय पाते हुए आगे बढ़ना है, इससे भविष्य को सुंदर और सुखमय बनाने का हौसला मिलता है। दूसरा प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। अब यहां पर हमें भाव बताना है, अर्थात कवि किस भावना के साथ कवि ने इन पंक्तियों की रचना की है और कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से क्या बताने का प्रयास किया है। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। प्रभुता का शरण बिंब, प्रभुता, बड़प्पन, वाह भाई कि मुझे तो ये बनना है, वाह मैं तो ये हूं भाई, मैं अहंकार अहम। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है कि मुझे ये भी चाहिए, इतना चाहिए, इतनी सारी ये वो, मतलब मुझे बस धन दौलत मोह माया ही चाहिए, वही सब कुछ है, ऐसा मैंने मान लिया, इंसान ने मान लिया, तो वो केवल एक मृग तृष्णा है, सच्चाई नहीं है। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। चांदनी रात के बाद अंधेरी रात भी आती है, तो ये हम ना सोचे कि चांदनी रात को हम रोक कर रख ले, थम जाएगी, अब हम इसको कहीं नहीं जाने देंगे, तो ये तो असंभव है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो कवि क्या कहना चाहते हैं कि बड़प्पन का एहसास यानी महान होने का सुख एक झूठा आभास है। जिस तरह हिरण रेगिस्तान में पानी की आस में सूर्य की किरणों की चमक को जल मान उसके पीछे भागते हुए रहता है, बड़प्पन का एहसास भी कुछ ऐसा ही है। जिस तरह हर चांदनी रात के बाद अमावस्या की काली रात आती है, उसी तरह जीवन में सुख और दुख भी आते जाते रहते हैं और इस सत्य को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। यदि हम इस सत्य से भागे तो हम फिर उसका सामना नहीं कर पाएंगे। दो पंक्तियां मैंने अपने आपसे लिखी हैं, सुनाती हूं आपको। आशावादी हूं जीवन में, नहीं प्रभुता की प्यासी, आशावादी हूं जीवन में, नहीं प्रभुता की प्यासी, चेहरे पर मुस्कान है रहती, रहती नहीं उदासी। हिंदी भाषा प्यारी मुझको, नहीं हूं मैं बहुभाषी, हिंदी भाषा प्यारी मुझको, नहीं हूं मैं बहुभाषी, नित नूतन ज्ञान अर्जन को मैं रहती हूं अभिलाषी, करती हूं मैं काम वही जो मेरे मन को भाता है, अपनों को धोखे में रखना मुझे कभी नहीं आता है। सुनिएगा इस पंक्ति को ध्यान से, कभी सफलता कभी विफलता जीवन का ये अंग है। ध्यान से सुनिएगा बेटा, हम सब पर यह आधारित है। कभी सफलता कभी विफलता जीवन का ये अंग है। कभी ये लगता सीधा साधा कवि की जैसे वक्र है, कभी ये लगता सीधा साधा कवि की जैसे वक्र है। ना ये कहानी ना ही दोहा चौपाई, आत्मकथ्य लिख दिया है मैंने, इससे अच्छा ना लिख पाई। मेरी पंक्तियां हैं इसलिए मैं आपसे कहती हूं, ना ये कविता ना ही दोहा ना ही ये है चौपाई, आत्मकथ्य लिख दिया है मैंने, इससे अच्छा ना लिख पाई। श्रोता अर्थात आप और आपके साथ जो भी बैठे हैं सुन रहे हैं, सबके लिए श्रोता से अनुरोध है मेरा, भावों को समझकर सुन लेना। श्रोता से अनुरोध है मेरा, भावों को समझकर सुन लेना, कमियां जो भी हो इसमें अपने शब्दों में गढ़ देना। ना ही मेनका ना ही उर्वशी ना ही दुर्गा काली, ना मैं उर्वशी ना ही मेनका ना ही दुर्गा काली, सीधी सादी नारी हूं नाम है मेरा लाली। तो ये जो जीवन की जो सच्चाई है, वास्तविकता है, इसी पर आधारित मैंने ये पंक्तियां लिख दी थी। आशा करती हूं कि आप भी, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में एक पंक्ति लिखनी था ना मैं उत्साह कविता से संबंधित, आपने देखा होगा पार्ट 5, नहीं देखा है तो देखिएगा फिर से उस वीडियो को, कि आपको बादलों पर कविता लिखने का मैंने एक टास्क दिया है और आशा करती हूं कि आपने वो कविता लिख दी होगी। जितने भी पंक्तियां आपने लिखी हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि मैडम हमने ये बादल पर कविता लिखी है। साथ ही साथ आज की कविता भी बहुत सारा हमें विचार उत्पन्न करती है, तो इस पर भी आधारित आप पंक्ति लिख सकते हैं। आप कवि हैं, आप लेखक हैं, आप रचनाकार हैं, आप सब कुछ है मेरे बच्चों, कोशिश तो करो। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है तीसरा, छाया शब्द यहां किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? कवि ने उसे छूने के लिए मना क्यों किया है? कवि ने छाया छूने से मना क्यों किया है? उन्हें क्या हो रहा है भाई, हमें छूना है छाया, पीछे से लाइट आ रही है, हमारी छाया हम छूना चाहते हैं इसलिए। अरे वाह, आपने तो बता दिया, बहुत सही। छाया शब्द स्मृतियों के स्मरण के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है, अर्थात स्मृतियां याद है, स्मरण मीन्स याद है, ठीक है। तो जो भी हमारे जीवन में सुख और दुख आते हैं, वर्तमान के दुखी समय में पुराने समय के सुखद क्षणों को ज्यादा
याद करने से मन और भी दुखी हो जाता है। इसलिए हमें उन स्मृतियों को भुलाकर वर्तमान के सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। यदि हम सच्चाई को स्वीकार कर लेंगे तो हम खुश रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे। और हम जब खुश और स्वस्थ रहते हैं ना, कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, विवेकानंद जी का ही कथन है ये। तो अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए खुश रहना जरूरी है, नियमित दिनचर्या रखना जरूरी है। तो ऐसा आप करेंगे, ये मुझे आप पर भरोसा है। करेंगे ना बच्चों? यस। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है चौथा, कविता में विशेषण के प्रयोग से शब्दों के अर्थ में विशेष प्रभाव पड़ता है, जैसे कठिन यथार्थ। कविता में आए ऐसे अन्य उदाहरण छांट कर लिखिए और यह भी लिखिए कि इससे शब्दों के अर्थ में क्या विशिष्टता पैदा हुई है। कविता में विशेषण तो जानते हैं ना, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ऑलरेडी हमने पढ़ चुका है। ठीक है, जैसे दुख दूना, यहां दुख दूना में दूना विशेषण है, शब्द के द्वारा दुख की अधिकता व्यक्त की है। दूना शब्द का प्रयोग आने से दुख की अधिकता व्यक्त की गई है। विशेषण का प्रयोग आने से क्या हो जाता है? दुख दूना। सिर्फ दुख लिखते ना तो दुख, लेकिन दुख दूना मतलब दुख और भी बढ़ जाएगा। जीवित क्षण, यहां जीवित विशेषण, शब्द के द्वारा क्षण को चलायमान अर्थात उसके जीवंत होने का दिखाया गया है। देखिए बेटा, कितनी गागर में सागर भर देने वाली बात कही है कवि ने। क्या कही है? जीवित क्षण, क्षण, पल, समय, ये जीवित है, मतलब सांसें चल रही हैं, अर्थात समय गतिमान है, किसी के लिए ठहरा नहीं है, रुका नहीं है। तो इस गलत फहमी में हम ना रहें कि समय हम रुके हैं तो समय भी रुक गया। नो, हर दिन जब हम सो जाते हैं ना तो हमारी लाइफ का एक जो दिन होता है वो बीत चुका होता है। जब हम उठते हैं तो एक नई शुरुआत होती है। इसलिए हमें ऊपर वाले को धन्यवाद देना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हे परमात्मा, हे परमपिता, हे अल्लाह, हे ईश्वर, तूने हमें एक और दिन दिया, एक और सुबह दिखाई। तो आज हम ये तुझसे प्रॉमिस करते हैं कि बहुत अच्छे से हम अपने जीवन को बिताएंगे। सोने से पहले थैंक यू सो मच, इतना अच्छा दिन और इतना अच्छा कार्य देने के लिए, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, तो इस तरह से अपने मन के भावों को रखना है। क्षण जीवित है, अर्थात क्षण को चलायमान बताया है, स्थिर नहीं है। सुरंग सुधियां, यहां सुरंग विशेषण शब्द के द्वारा सुधि अर्थात यादों का रंग बिरंगा होना दर्शाया है। कि सुरंग मतलब लाल, हरी, काली, ये भी तो रंगी है। तो मतलब कभी दुख, कभी सुख, कभी अच्छी, कभी बुरी, कभी खट्टी, कभी मीठी, हर तरह की यादें हैं, हर तरह का जीवन है और हर तरह की घटना घटित होती है हमारे जीवन में। तो हमें ना तो खुश होने पर इतना पागल हो जाना है कि हम भूल ही जाएं कि हम कर क्या रहे हैं, ना तो दुख आने पर इतना निराश हो जाना है कि हम ये भी भूल जाएं कि हमें करना क्या है। ठीक है, तो हमेशा हमें अपने चैतन्य अवस्था में रहना है। एक रात कृष्णा, यहां एक कृष्णा विशेषण शब्द द्वारा रात की कालिमा अर्थात अंधकार को बताया है। एक रात, हर चंद्रिका में छुपी एक रात कृष्णा, चंद्रिका अर्थात चांदनी रात, कृष्णा मतलब काली रात। तो यहां पर यह बताया है। शरद रात, यहां शरद विशेषण शब्द आने से रंगीनी और मोहकता को उजागर किया है। ठीक है, रस बसंत, यहां रस विशेषण शब्द वसंत को अधिक रसीला, मनमोहक और मधुर बना रहा है। रस, अकेला वसंत लिखते तब भी ठीक था, लेकिन रस वसंत लिख दिया ना तो और भी उसमें चार चांद लग गए एकदम। मतलब अलंकार यदि हम कहें तो अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। पांचवा प्रश्न, मृग तृष्णा किसे कहते हैं? कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? मृग तृष्णा मतलब समझते हैं, जब गर्मी में धूप, चिलचिलाती धूप जब रेत के कणों पर पड़ती है तो प्यासे मृगों को या हिरणों को क्या लगता है कि पानी, और वो भटकते रहते हैं पानी की तलाश में, लेकिन जैसे ही वो उसके निकट जाते हैं तो वो रेत नजर आती है और वो थक हार कर प्राण भी त्याग देते हैं प्यास से व्याकुल होकर। तो ऐसा ही कुछ है मोह माया धन दौलत के संबंध में मनुष्य को बताया है। कवि कहना चाहते हैं कि हमें अधिक धन दौलत या मोह माया के लोभ या लालच या उस दलदल में नहीं फंसना है। यदि हम उस लालच में एक तरफ बढ़ गए तो वो कभी हमें वापस नहीं आने देगा। संतोष का मन में भाव लेते हुए हमें आराम से आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ी दर सीढ़ी सफलता की ओर बढ़ना है, तो सफलता निकट आएगी, है ना। जादू या चमत्कार का मत करना बेटा कि चमत्कार होगा, ये होगा, वो होगा। मेहनत पर, खुद पर, अपने आप पर भरोसा रखना तो सब कुछ सही होगा। ठीक है, बीती ताहि बिसार दे आगे की सुध ले।
अर्थात जो बीत चुका है वो बिसार दो, भुला दो। आई थिंक ये बंगाली भाषा का शब्द है, बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले। मतलब जो हो चुका है उसे हमें भूल जाना है, आगे की सुध ले मतलब वर्तमान पर फोकस करना है। यदि हमने अपने वर्तमान को सुनहरा बना लिया तो भूत और भविष्य तो अपने आप ही बन जाएंगे। क्या हुआ जो हमें ये पंक्तियां जैसे बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले, तो इसी तरह का मैच करती हुई हमारी कविता में कौन सी पंक्ति है वो पता करना है। इसका अर्थ समझ में आया ना बच्चों? बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले मतलब जो बीत चुका है उसको भूल जाओ और आगे की सुध लेना है। मतलब अब देखिए कि कविता की कौन सी पंक्ति इसी तरह का अर्थ दे रही है। क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर, ठीक है, जो ना मिला उसे भूल कर तू भविष्य वरण, मतलब जो नहीं मिला उसको नहीं करना है। यदि वसंत ऋतु के बाद यदि कोई फूल खिला है तो अच्छा है ना, फूल तो खिला है ना। अर्थात यदि उपलब्धि के समय जैसे हमने कोई बहुत बड़ा कोई अच्छा काम किया और हमें तब कोई सर्टिफिकेट या कुछ अवार्ड नहीं मिला, कभी बाद में हमें मिला तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमें नहीं चाहिए, तब तो दिया नहीं, अब आए हमें। जब मिले तभी खुशी है। छोटी छोटी खुशियां, छोटी छोटी उपलब्धियां चाहे वो कभी भी मिले, हंसकर बिल्कुल प्रसन्नचित होकर उनका स्वागत कीजिए, फिर देखिए कितना आनंद भरा ये जीवन हो जाएगा। ठीक है, आए बेटा समझ में? सब कुछ आया? कविता समझ में आई? प्रश्नोत्तर समझ में आए? प्रश्नों के मीनिंग समझ में आए? पंक्तियों के अर्थ समझ में आए? और उनमें जो भाव कवि कहना चाहते हैं वो भी समझ में आया? और इतना भी समझ में आया कि अब आप कविता की पंक्तियां तो लिख ही सकते हैं। सो प्लीज लिखना शुरू कीजिएगा। तब जब कभी जो याद आ जाए ना, एक पंक्ति में लिख दिया करो। एक कविता एक ही दिन में तैयार नहीं होती है, कोशिश तो करो, शुरुआत तो करो। यू कैन डू। हाँ अच्छा, यू कैन डू से एक बात याद आई मुझे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, बिल्कुल सब हम भली भांति परिचित हैं, उनको कौन नहीं जानता है। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बेटा 5 सेंटेंसेस कहे थे, शायद आप लोगों को याद होंगे और बहुत से बच्चे आप लोग जानते भी होंगे। और एक और बात मैं बता दूं कि जानते तो हम बहुत कुछ हैं लेकिन मानते नहीं हैं। हाँ, यदि हम जो जानते हैं उसको मानना शुरू कर दें तो हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि यदि हम ये 5 सेंटेंसेस रिपीट करेंगे हर दिन तो हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन तो आएंगे। और ऐसा मैं प्रैक्टिकल करके आपको बता रही हूं। आई एम द बेस्ट। सबसे पहले हमें अपने आप को किसी से कम नहीं समझना है। बस ये ना हो कि अहम या घमंड जैसा भाव नहीं लाना है। आई एम द बेस्ट, यस आई एम द बेस्ट। आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट। आई कैन डू एवरीथिंग, कुछ भी असंभव नहीं है मेरे लिए। आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, गॉड इज ऑलवेज विद मी। ठीक है, टुडे इज माई डे, आई एम अ विनर। आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, गॉड इज ऑलवेज विद मी, I am a winner and today is my day. I am repeating once again. I am the best, ये कहना है। अब क्वेश्चन ये तो नहीं आ रहा कि मैडम हम ये कैसे कहें कि I am the best, सिर्फ मैं ही बेस्ट थोड़ी हूं। तो बेटा ये सिर्फ सेंटेंस ये नहीं कह रहा है कि I am only the best. I am the best, yes, I am the best. सेल्फ कॉन्फिडेंस इज देयर। तो हम अपने आप को कम नहीं समझना है किसी से। और ये सेंटेंसेस आप अपने दिल में उतार लो, हृदय में उतार लो, मस्तिष्क में बिठा लो। और जो 5 सेंटेंस है ये जो कह रहा है ना, वैसा करके दिखाओ, करो। आप देखना, आप स्वयं परिवर्तन देखोगे अपने जीवन में। ठीक है, आशा करती हूं कविता और कविता के प्रश्न उत्तर आपको समझ में आए होंगे। जैसे पाठ जो हमने पढ़ा अभी, कविता छाया मत छूना, ठीक है, सबसे पहला जो वीडियो था उसमें हमने कविता की व्याख्या देखी। अभी दूसरा जो वीडियो, मतलब अभी हम जो देख रहे थे वो हमने NCERT सॉल्यूशंस को देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तो ऐसा नहीं करना है कि बस उछाल कर हम बहुविकल्पीय प्रश्नों पर पहुंच जाएं। सीढ़ी दर सीढ़ी, ये स्टेप बाय स्टेप हमें बढ़ना है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, सो बेटा मैग्नेट ब्रेन्स लाया है एक और धमाकेदार ऑफर। यस, ऑफर कहूंगी क्योंकि क्लास 6 to 12 के लिए स्कूल एजुकेशन एकदम मुफ्त, कुछ नहीं देना, कुछ रीपे नहीं करना है आपको। सिर्फ घर बैठे आपको अपना YouTube चैनल पर अपना मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करना है और उसको अच्छे से लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। जब आप सब्सक्राइब कर लोगे तो जो भी वीडियोस अपलोड होंगे तुरंत आपके लिए एक बेल या नोटिफिकेशन आएगा, जिसके आधार पर, जिसकी सहायता से आप नए नए वीडियोस देख पाएंगे, वो कि हर एक सब्जेक्ट के, ना केवल हिंदी बल्कि
हर जो सब्जेक्ट आपके स्कूली शिक्षा में शामिल है, हर एक विषय के आपको वीडियोस मिलेंगे जो कि बेहतरीन रहेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल मैं यही कहूंगी कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि जो शिक्षा आप प्राप्त कर रहे हैं, आप ये भी कहें कि आपके मित्रजन और आपके जो भी परिचित हैं उनको भी बताइए। और एक बात मैं बता दूं कि ना केवल हम एमपी बोर्ड का ही पढ़ेंगे, बल्कि और भी कई बोर्ड्स हमारे मैग्नेट ब्रेन्स में शामिल होंगे, जिसमें बिहार, उड़ीसा, है ना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, और भी हम सभी स्टेट्स की शिक्षा भी यहाँ पर लाएंगे। तो बिल्कुल कक्षा 6 to 12, 6वीं से 12वीं तक की शिक्षा मैग्नेट ब्रेन्स पर आइए, पाइए, और हम सब मिलकर फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।